आइए दोस्तों, क्लास नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। और क्लास नंबर 2 में हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म एवं अन्य साहित्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक गाना सुनाते हैं जो दिलवाले फिल्म का है। ओ हो हे हे आहा, हा, हा, हा। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से झलकता प्यार कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। टिन 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 टिन। तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तेरे अंग से खुशबू महके, परियों सी सुंदर काया, जो कुछ सोचा था मैंने वो सब कुछ तुझ में पाया। तेरी एक अदा पे मैं सदके जाऊं 100 बार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। कुदरत ने बनाया होगा फुर्सत से तुझे मेरे यार। मेरी नजर झुके तो शाम ढले, सॉरी, तेरी नजर झुके तो शाम ढले, जो उठे नजर तो सुबह चले। तो यही था दोस्तों, हम आप लोगों को गाना सुना दिए दिलवाले फिल्म का। अब आइए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। तो पहला बिंदु है जो हमारा की बहुत इम्पोर्टेंट है कि जातक में बुद्ध धर्म के पूर्व जन्मों की कहानी मौजूद है, मतलब कि संकलित की गई है। महात्मा बुद्ध के, बौद्ध धर्म के अंतर्गत महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानी जातक कथा में देखने को मिलता है। और हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। और जैन साहित्य को आगम कहा जाता है, ये प्रश्न बहुत ही एग्जामों में पूछा गया है, जो कि लूसेंट में दिया हुआ है। तो लूसेंट में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो इससे बाहर नहीं जाता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से प्राप्त होता है, वही कल्पसूत्र जिसकी रचना भद्रबाहु ने किया है। और जैन धर्म भगवती सूत्र में महावीर स्वामी के जीवन कृत्यों तथा उनके समकालीन अन्य शासकों प्रशासकों की के संबंध में विवरण मिलता है। अब आइए नेक्स्ट जो बिंदु है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। और अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। चाणक्य का अन्य 2 नाम भी है, एक कौटिल्य और एक विष्णुगुप्त। तो कहीं कहीं चाणक्य न देकर कौटिल्य दे देता है या फिर विष्णुगुप्त दे देता है, तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। और चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, जिसमें राजनीति के बारे में बताया गया है। लेकिन अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के जन्मदाता अगर पूछ दिया जाए, अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ हैं। लेकिन अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो वही चाणक्य हैं।
तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि और अर्थशास्त्र पुस्तक का अनुवादक जो है वो श्याम शास्त्री जी हैं। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध लिखने का प्रयास कल्लड़ द्वारा किया गया और कल्लड़ द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, जिसमें राजतरंगिणी का अर्थ बताया गया है राजाओं की नदी, और राजतरंगिणी को कल्लड़ ने लिखा और इसमें उन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा। राजतरंगिणी में 8 सर्ग हैं जिन्हें तरंगों की संज्ञा दी जाती है। इसमें प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के बारे में कश्मीर के शासकों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि अरबों की सिंध विजय का वृत्तांत चचनामा से प्राप्त होता है। चचनामा के लेखक कौन है? तो अली अहमद जी हैं। चचनामा देखिए, ऐसे याद कीजिए कि चचनामा है, चचनामा, चचनामा के लेखक हैं अली अहमद, अली अहमद जी, अली अहमद। तो देखिए इसमें च यहाँ पे भी आ रहा है, च यहाँ पे भी आ रहा है, 2 च आ रहा है। देखिए ध्यान से देखिए, कीवर्ड है, और यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे भी अ आ रहा है। तो च च अ, च च अ। चचनामा के लेखक अली अहमद जी हैं। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। अब आइए नेक्स्ट बिंदु देखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, कि अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि जी हैं, जो कि संस्कृत भाषा में व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। और अष्टाध्यायी में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। और हम लोगों से पूछा जाता है बहुत बार कि अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो पाणिनि जी हैं। और अष्टाध्यायी में क्या चीज का वर्णन किया गया है? तो व्याकरण के बारे में चर्चा किया गया है, मुख्य तौर पर संस्कृत के व्याकरण। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि कात्यायन की गार्गी संहिता एक ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत में होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। अब ब्लूसेंट में नेक्स्ट बिंदु है कि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। इसके महाभाष्य से शुंगों के इतिहास का पता चलता है। देखिए पतंजलि किसके पुरोहित थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। पतंजलि लिख देते हैं, पतंजलि, देखिए पतंजलि, और यहाँ पे इसको याद कराते हैं, यहाँ पे शुंग वंश, शुंग, पुष्यमित्र शुंग लिख देते हैं, पुष्यमित्र, पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो ऐसे आप याद कीजिए इसको। देखिए कि पतंजलि है तो पतंजलि में ये पत्ता शब्द आ रहा है और पत्ता पुष्प के साथ होता है। तो पतंजलि मतलब कि पत्ता, और पुष्य, पुष्प मतलब कि पुष्यमित्र शुंग, और पुष्प को हम लोग सूंघते हैं तो पुष्यमित्र शुंग। पत्ता के साथ जो है वो पुष्प भी निकलता है और उसको हम लोग सूंघते हैं। तो पत्ता से पतंजलि याद रखिए, और पुष्प निकलता है तो पुष्यमित्र याद रखिए, उसको हम लोग सूंघते हैं तो पुष्यमित्र शुंग। ऐसे करके पूरा का पूरा याद कर देना है दोस्तों, कहाँ जाएगा बच। देखते हैं जोर कितना बाजुए कातिल में। अब नेक्स्ट बिंदु जो है हमारा कि विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारियां। पहला जो बिंदु है हमारा इसमें टेसियस, टेसियस क्या था? तो यह ईरान का राजवैद्य था।
भारत के संबंध में इसका विवरण आश्चर्यजनक कहानियों से परिपूर्ण होने के कारण अविश्वसनीय है। अब देखिए, टेसियस कहाँ का राजवैद्य था? तो ईरान का था। टेसियस, ऐसे टेसियस लिख दिए क्योंकि हमको याद करवाते जाना है। टेसियस, टेसियस कहाँ का था? तो ईरान का था। देखिए, टेसियस है तो इसको आप समझिए कि पेसियस। टेसियस को समझिए पेसियस, पेसलस समझ लीजिए कि टेसियस को समझिए कि पेसलस, पेसलस। ईरानी को समझिए कि रानी, ईरानी को समझिए कि रानी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि पेसलस रानी में, पेसलस रानी में। तो पेसलस से टेसियस हो गई, रानी से ईरानी हो गई, मतलब ईरान हो गई। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं और आप वीडियो में भी देख सकते हैं। तो यही था दोस्तों जो हमें बताना था। बस कुछ मकसद नहीं है, बस याद करने का ही मकसद है, बुरा नहीं मानना है। ठीक है। और नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा कि हेरोडोटस, हेरोडोटस को हम लोग क्या कहते हैं? तो इतिहास का पिता कहते हैं। हेरोडोटस जिसे इतिहास का पिता कहते हैं, इसने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के भारत, फारस, ईरान के संबंध में वर्णन किया है, परंतु इसका विवरण भी अनुश्रुतियों एवं अफवाहों पर आधारित है। अब देखिए, हिस्टोरिका जो है, ऐसे लिख देते हैं हिस्टोरिका, हिस्टोरिका। तो हिस्टोरिका हो गया, और ये कौन लिखे हैं? तो हेरोडोटस लिखे हैं, हेरोडोटस। तो देखिए, ह से हिस्टोरिका, ह से हिस्टोरिका और ह से हेरोडोटस। तो ऐसे याद कर सकते हैं कि ह से हिस्टोरिका और ह से हेरोडोटस। तो याद हो जाएगा, याद करने का एक बार आप भी प्रयास कीजिएगा देख देख के, तब ना। और नेक्स्ट बिंदु की चर्चा करते हैं कि सिकंदर के साथ आने वाले लेखकों में निर्याकस, जो कि सिकंदर का जल सेनापति हुआ करते थे, और आनेसीक्रेटस, नाम भी ऐसा होता है ना, आनेसीक्रेटस तथा अरिस्टोबुलस का विवरण अधिक प्रामाणिक एवं अविश्वसनीय है। नेक्स्ट बिंदु जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेगास्थनीज, यह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। तो बहुत ही बढ़िया बात है, ये चीज पूछा जाता है हम लोगों से कि इंडिका के लेखक कौन है? तो मेगास्थनीज है, इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा कर देते हैं। डाइमेकस कौन था? तो यह सीरियन नरेश आंतियोकस का राजदूत था, जो बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण मौर्य युग से संबंधित है, क्योंकि बिंदुसार जो है वो मौर्यकालीन इतिहास का एक मतलब कि सुयोग्य शासक था। डायोनियस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायोनियस यह मिस्र नरेश टालमी डिफलेप्लस का राजदूत था, जो अशोक के दरबार में आया था। प्लिनी, इसने प्रथम शताब्दी में नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। प्लिनी ने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। देखिए, ऐसे याद कीजिए कि प्लिनी है,
प्लिनी और नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री, नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखे हैं प्लिनी साहब। तो देखिए यहाँ पे नी आ रहा है अंत में और यहाँ पे ने से चालू हो रहा है। तो प्लिनी पुस्तक के लेखक जो है, अरे नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो हैं वो प्लिनी जी हैं। तो आइए अब नेक्स्ट बिंदु की चर्चा कर देते हैं। नेक्स्ट बिंदु क्या है हमारा, तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। इस पुस्तक में लेखक के बारे में जानकारी नहीं है कि कौन लिखा है। यह लेखक करीब 80 ईस्वी में हिंद महासागर की यात्रा पर आया था। तो जब इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इसकी चर्चा भी नहीं किया जा सकता। अब नेक्स्ट बिंदु है हमारा कि चीनी लेखक, और चीनी लेखकों में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ये चीनी यात्री था वो किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसकी चर्चा करते हैं कि फाहियान जो चीनी यात्री था वो किसके शासनकाल में आया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान आया था। ऐसे याद कीजिए कि चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय है ये वाला। और ये किसके दरबार में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कौन आया था, तो फाहियान आया था, फाहियान। अब देखिए यान जो होता है हमारा, यान जो होता है जो उड़ता है उसमें 2 पायलट कम से कम होते हैं। आगे में देखिएगा आप, आगे में देखिएगा आप तो 2 पायलट कम से कम होते हैं। जो यान होता है उसमें 2 पायलट होते हैं। तो चंद्र, और वो गुप्त रूप में होते हैं क्योंकि शीशा में पैक होते हैं, तो गुप्त रूप में होते हैं, शीशा में पैक होते हैं, गुप्त रूप में होते हैं। और 2 पायलट आगे होते हैं यान में। तो फाहियान किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो एक चीनी यात्री था। अब आइए नेक्स्ट बिंदु की चर्चा कर देते हैं, क्या है, तो संयुगन। संयुगन जो है इसकी चर्चा करते हैं। यह 518 ईस्वी में भारत आया था। इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्राप्तियां एकत्रित की। तो चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए थे। बौद्ध धर्म मतलब महात्मा बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया अर्थात एशिया की ज्योति पुंज भी कहा जाता है। तो चीन भी हमारा एशिया के अंतर्गत आता है, इसलिए चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध धर्म के बारे में सुनने के लिए, जानने के लिए, अधिक से अधिक चीजों को एकत्रित करने के लिए चीन से भारत के लिए आए थे, और उन्हीं का विवरण हम लोग पढ़ रहे हैं। वेनसांग किसके शासनकाल में आया था, तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह से वेनसांग, 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 और ह से हर्षवर्धन, ह से हर्षवर्धन। तो वेनसांग के देखिए वेनसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और वेनसांग के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में घुस जाते हैं कि इसने किया क्या था। तो वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। वेनसांग 629 ईस्वी में चीन से भारतवर्ष के लिए प्रस्थान किया और लगभग 1 वर्ष की यात्रा करने के बाद यानी कि 630 में भारत में आ गया। तो भारत में आया तो उस समय हर्षवर्धन का शासन था, और भारत में 15 वर्षों तक ठहर कर 30 में तो भारत में आया, 630 में आया
और 15 वर्ष तक रुका भारत में और अध्ययन अध्यापन किया और 645 ईस्वी में वह चीन को लौट गया। वह बिहार के नालंदा जिला स्थित नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन करने तथा भारत से बौद्ध ग्रंथों को एकत्र कर ले जाने के लिए आया था। तो हम बताए ना कि चीनी यात्री जो थे वो बौद्ध धर्म के लिए जानकारियां इकट्ठा करते थे और जानकारियों को सुव्यवस्थित तरीके से सजाकर अपने पुस्तक के माध्यम से लेकर चले जाते थे चीन में। तो यही था। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी नाम से प्रसिद्ध है। जो वेनसांग है उसका जो पुस्तक का नाम है वो सियुकी है और इसमें उसने उस समय के भारत के इतिहास के बारे में चर्चा किया है, जिसमें 138 देशों का विवरण मिलता है। इसने हर्षकालीन समाज, धर्म तथा राजनीति के बारे में वर्णन किया है। इसके अनुसार सिंध का राजा शूद्र था। वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। मतलब कि भगवान बुद्ध की पूजा तो करता ही था वेनसांग, लेकिन इसके अलावा सूर्य और शिव की भी पूजा किया करता था। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि वेनसांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और यह विश्वविद्यालय बौद्ध दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। तो वेनसांग है और शीलभद्र है। तो ऐसे याद कीजिए कि वेनसांग है, गलत हो गया, वेनसांग है, ऐसे लिख दिए वेनसांग। वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो शीलभद्र थे। कहे सिटी मार रहे हैं, शीलभद्र थे। तो ऐसे याद कीजिए कि ये सांग है, यहाँ पे ये सांग शब्द आ रहा है और यहाँ पे जो आ रहा है ये शील शब्द आ रहा है। तो सांग सुनते हैं तो हम लोग शील करके सुनते हैं या फिर कुछ और करके सुनते हैं। आप लोग बस याद कीजिए, शील से गलत मत समझिए। सांग है मतलब कि वेनसांग है। तो सांग सुनते हैं और ये शील शब्द आ रहा है यहाँ पे, शीलभद्र। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। बुरा नहीं मानना है दोस्तों, केवल और केवल प्रश्नों को याद करने का उद्देश्य है और किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। आगे चर्चा करते हैं कि इत सिंह जो था यह 7वीं शताब्दी के अंत में भारत आया था। इसने अपने विवरण में नालंदा विश्वविद्यालय, विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा अपने समय के भारत का वर्णन किया है। अब अरबी लेखकों के बारे में चर्चा कर देते हैं। अल-बरूनी, अल-बरूनी यह महमूद गजनवी के साथ आया था। अल-बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अल-बरूनी ख्वारिज्म या खीव आधुनिक तुर्कमेनिस्तान का रहने वाला था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद या भारत की खोज आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी है और यह महमूद गजनवी के साथ भारत आया है। तो देखिए अल-बरूनी, अल-बरूनी ऐसे लिख देते हैं, अल-बरूनी, अल-बरूनी, बरूनी। और यहाँ पे है महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, गजनवी। तो ऐसे याद कीजिए कि अल-बरूनी है, इसमें शब्द आ रहा है बरूनी। तो बरौनी किसका बड़ा होगा? तो जहाँ पे गज होगी, गज होगी, ये गज होगी तो इसकी बरौनी बड़ी होगी। तो बरौनी किसकी बड़ी होगी? तो गज की बरौनी जो बड़ी होती है
हम लोगों की ये बरौनी जो है ये तो छोटी है, लेकिन गज की बरौनी जो है वो तो बड़ी है। तो अलबरूनी, बरौनी से अलबरूनी, गज मतलब गजनवी के साथ भारत आया था। ऐसे याद कीजिएगा, कोई बड़ी बात थोड़े है, सही बात है कि बरौनी जो होता है हम लोगों का छोटा होता है, लेकिन कोई गज है उसका बरौनी बड़ा होता है। तो बरौनी से अलबरूनी और गज, गज का बड़ा होता है बरौनी। तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था, जिसकी रचना किताबुल हिंद है। भारत की खोज है, इसको भी कहते हैं, तहकीक ए हिंद भी कहते हैं। जबकि भारत डिस्कवरी ऑफ इंडिया मतलब भारत की खोज किसने लिखा था, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था। उसकी भी चर्चा करेंगे आगे। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृतांत है, जिसको रेहला के नाम से जाना जाता है। और इब्न बतूता के बारे में थोड़ा सा बता दें कि यह मोरक्को देश का रहने वाला था। और मोरक्को, ऐसे मान लीजिए कि यहाँ पे मोरक्को है, ये मोरक्को है, मोरक्को। और मोरक्को देश से चल के ये यहाँ पे भारत में आया था। और भारत में आया था उस समय किसका शासनकाल था, तो जब ये भारत में आया, तो भारत में आया ये, तो उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। तो यहाँ पे जाके दिल्ली में ये मोहम्मद बिन तुगलक से मिला, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे गाजी की उपाधि दी या फिर न्यायाधीश बना दिया। तो इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो हम अभी बता रहे हैं। 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियां देता है रेहला। 1333 में दिल्ली में इसकी विद्वत्ता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी या न्यायाधीश नियुक्त किया। तो 11 वर्ष पैदल चला था मोरक्को से भारत जाने के लिए। 11 वर्षों तक पैदल चलने के बाद इब्न बतूता वो पहुंचा था भारत में। अब आप सोच सकते हैं कि इब्न बतूता कितना बड़ा पागल था, जो कि एक मूर्ख पागल से मिला। तो मूर्ख पागल या सुल्तान विद्वान किसे कहते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। पढ़ा लिखा था, लेकिन वो जो भी काम करता था उसका काम सफल ही नहीं होता था, इसलिए इतिहासकार ने उसे मूर्ख या पागल विद्वान सुल्तान भी कहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा, नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा करते हैं। अन्य लेखक, तारानाथ इंपॉर्टेंट नहीं है उतना। यह एक तिब्बती लेखक था, इसे कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की है। मार्को पोलो के बारे में चर्चा करते हैं। यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांड्य देश की यात्रा पर भारत आया था। इसका विवरण पांड्य इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। यही था आज का मतलब कि लेखक और कुछ मतलब कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म की रचनाएं थी। और आगे हम कल चर्चा करेंगे लुसेंट में पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारियां। और दोस्तों, आपको यदि हमारे समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए। और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, हमें पता तो चले कि हमारे अंदर कमियां क्या है, हम उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।